Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम में हम लोग अपनी क्लास में परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने उसके कंसेप्ट को जो है डिस्कस किया था, साथ ही साथ उसके जो है हम लोग ने सिग्निफिकेंस, उसकी इम्पोर्टेंस को देखा था। तो चलिए एक छोटा कुछ रिवीजन कर लेते हैं सो दैट कि आगे आपको आराम हो थोड़ा समझने में। और जिन्होंने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस क्लास से पहले वो देख लें, तो ये आपको बेटर तरीके से जो है वो समझ में आएगी। तो जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल बेसिकली क्या था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आपका एक कंसेप्ट था जो कि एक सिस्टमेटिक तरीका, एक पीरियोडिक तरीका है और एक इम्पार्शियल रेटिंग होती है एम्प्लॉयज़ के एक्सीलेंस की। तो ये एक्सीलेंस किस रिगार्डिंग होता है? जो एम्प्लॉय अभी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो वो अभी प्रेजेंट जॉब जो है कैरी आउट कर रहा है, हम लोग इसमें चेक करते हैं कि वो उसकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है, उसके अंदर वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली ओवरऑल हम लोग उसकी सारी चीज़ों को चेक करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को उसको क्या इंक्रीमेंट देनी है, कैसे प्रमोशन देना है, ट्रांसफ़र देना है, जो भी उससे रिलेटेड डिसीजंस होते हैं वो लेते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई वैकेंसी आती है हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एम्प्लॉई जो है वो कितना पोटेंशियल रखता है उस जॉब को ग्रैब करने में। मतलब अगर वहाँ पे हम लोग उसी एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहे, उसी एम्प्लॉय को लेके जाना चाहे, तो वो वहाँ पे रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। तो बेसिकली ये चेक किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल में। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक की। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका जो है मेरिट रेटिंग से कुछ वास्ट था, उसके कुछ बेसिकली वो साइंटिफिक स्टडी पे बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, उसका रैशनल होता है, फॉर्मल होता है, और वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिकॉज वो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो हमेशा कैरी आउट करना है, वो कभी आपका ख़त्म नहीं होना है जब तक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। और एक सिस्टमेटिक तरीका, एक साइंटिफिक एनालिसिस होता है वो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ और वीकनेस का। अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो मेरिट रेटिंग जो है आपका ट्रेडिशनल मेथड था, बेसिकली ट्रेड्स पे जो है फोकस करता था। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आपका मॉडर्न मेथड है, वो अचीवमेंट के रिजल्ट पे और जो कि आउटपुट है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स है ह्यूमन बीइंग के, पर्सनल के, तो उस पर फोकस करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं पर्पस की। तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का है बेसिकली उसका मेन पर्पस, अगर आप ये कहना चाहो, अगर आप एक लाइन में डिसाइड करें, अगर एक लाइन में आपको कहना तो आप ये कह सकते हो कि एम्प्लॉय की जो भी स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको पहचान करके उसके हिसाब से उससे रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। चाहे वो आपके प्रमोशन के हो, सैलरी हाइक के हो, इंक्रीमेंट्स के हो, ट्रांसफ़र के, डिवोर्स के, पनिशमेंट के, किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस हैं उसको लेने से पहले जो भी हम लोग एम्प्लॉय का एनालिसिस करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, उसको हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं और ये उसका मेन पर्पस है। ठीक है, फिर अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो जाहिर सी बात है अगर वो वीकनेस और शॉर्टकमिंग्स को पहचान रहा है एम्प्लॉय की, तो कहीं ना कहीं वो उसको सही करने में, फिर हमारे उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्पफुल होता है। इसीलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो आपका एक मेन टूल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। जो टेक्निक्स हम लोग पढ़ने वाले थे उसमें ये पहली टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो हम लोग ने इसके अलावा उसके प्रोसेस पढ़े थे, और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिकली मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो मेथड्स थे वो पहले कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स थे जिसमें आपके ये कुछ 10 मेथड्स आते हैं, फिर मॉडर्न मेथड्स थे जिसमें आपके ये 5 मेथड्स आते हैं। आपको देखो, आपको ये जो है याद होना चाहिए बिल्कुल भी कि ट्रेडिशनल मेथड में आपके 10 मेथड है, मॉडर्न मेथड में ये आपके 5 मेथड है। बिकॉज क्या होता है कि आपको ना ये मेथड दे दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ का टूल है, किस चीज़ का मेथड है, और आपको कोई पर्टिकुलर एक उठा कर दे देंगे तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, किस तरह का मेथड है। तो इस तरह के बहुत क्वेश्चन इसमें घुमा के पूछते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर मेथड के अंदर से आपको कुछ पूछ लेंगे, इसी मेथड में वो आपको एकदम घुमा देंगे। तो आपको ये याद हो, बिल्कुल आप ये याद कर लो कि ट्रेडिशनल मेथड में ये 10 मेथड्स कौन कौन से आते हैं और ये मॉडर्न मेथड्स में ये 5 मेथड्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन सबको डिस्कस करते हैं। जो पहला हमारा आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो बेसिकली जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है ये एक ओल्ड टेक्निक थी, ट्रेडिशनल मेथड था परफॉर्मेंस अप्रेजल का। ये आपका जो इमीडिएट बॉस है वो करता था। ठीक है, लेकिन इसमें इसकी बात सबसे अच्छी बात क्या थी कि डिस्क्रिप्टिव था, कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें इसमें एम्प्लॉय के बारे में बताई जाती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल थी तो एम्प्लॉय को खुद भी नहीं पता चलता था कि उसके बारे में क्या लिखा गया है।
ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस के बारे में पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं कि उसको किस एरिया में काम करना है, अपने ऊपर क्या सही करना है। ठीक है, उसको पता तो सीधे उसको जो रिजल्ट उसका आया कि उसको प्रमोशन मिला कि नहीं मिला, उसको ट्रांसफर मिला कि नहीं मिला, बस डायरेक्टली वही चीज़ें पता चलती थी। और फिर दूसरी बात क्या होती है इसमें, अगर हम लोग बात करें तो फीडबैक उसको नहीं मिल रहा है, उसको साथ ही साथ उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर एम्प्लॉय, और ऐसा भी हो सकता था कि अगर जो आपका इमीडिएट बॉस है कहीं उसको आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, अगर वो आपको पसंद नहीं करता है, ठीक है, तो वो आपको जाहिर सी बात है इस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में बहुत निगेटिव लिखेगा। अगर उसको वो आपको पसंद करता है तो बहुत एक्सेसिव आपको फेवरेटिज्म दिखा के एक्सेस लिखेगा, आपकी तारीफ से लिखेगा, जबकि अगर आप डिजर्व नहीं करते हो। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये इसकी बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग्स थी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की। लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये तरीका आज भी इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बायस्ड हो जाता था, तो ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे मेथड की। तो ऐसे मेथड आपका कुछ हद तक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट तक ही था। इसमें एक एक्सपर्ट या आपका कोई इमीडिएट सुपरवाइजर जो है वो एक आपके ऊपर ऐसे लिखता है, एक शॉर्ट ऐसे लिखता है कि आपका ओवरऑल इम्प्रेशन बना सके। ठीक है, तो ये जहाँ तक है उम्मीद की जाती है कि भाई जो इवैल्यूएटर रखा जाए वो ऑनेस्ट हो, फैक्ट्स पे काम करे, और साथ ही साथ उसकी जो चीज़ें हो वो कंक्रीट और ऑब्जेक्टिव अप्रोच हो। लेकिन तब भी ऐसा हो सकता है कि वो बायसनेस दिखाए। ठीक है, तो वो आपके बारे में कुछ गलत भी लिख सकता है, एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म के चक्कर में सही बहुत ज़्यादा अच्छा भी लिख सकता है। तो ये जो चीज़ें थी ना, ये फिर इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी, क्योंकि ये जो बायसनेस की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता था एम्प्लॉय की करियर को। ठीक है ना, एम्प्लॉय का करियर जो है सफ़र भी कर सकता था। तो ये जो चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है, तो ये और कंपैरिजन बहुत मुश्किल हो जाता था एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये सारी शॉर्टकमिंग्स थी आपके ऐसे मेथड के लिए। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, और भी चीज़ें आई। अब स्टेज रैंकिंग मेथड आया। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में देखते हो ना कि रैंकिंग होती है आपके अलग अलग स्किल्स के बच्चे एक ही क्लास में रहते हैं। अगर कोई क्लास फर्स्ट में बच्चा है, क्लास सेकेंड में बच्चा है, तो भाई वो क्लास फर्स्ट के लेवल का ही है, क्लास फर्स्ट में, क्लास सेकेंड के लेवल का है, क्लास सेकेंड में। तो हम लोग सेम चीज़ों से एम्प्लॉयज़ के जो है उनके स्किल्स के हिसाब से उनको डिवाइड कर देते हैं, उसमें रैंकिंग कर देते हैं, उनके काम के हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं, उनकी रैंकिंग कर देते हैं। भाई ये एम्प्लॉय सबसे अच्छा है तो सबसे ऊपर, जो उससे कम है तो उससे नीचे, मतलब बेसिकली रेंज करता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर से पुअरेस्ट परफॉर्मर तक। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट रैंकिंग मेथड ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हो, तो अगर आप 100 लोगों के बीच में अगर आप रैंकिंग किसी तरह से कर भी लो, और सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, क्या ये करना पॉसिबल है? नहीं। तो ये आपकी शॉर्टकमिंग होगी स्ट्रेट रैंकिंग मेथड की। भाई ये इजी तो था, सब्जेक्टिव भी था, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि जो है ये ऐसे तो टाइम सेविंग है, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट करना, वो गलत कहीं ना कहीं हो जाएगा। फिर इसीलिए एक आपका इसका थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म आया, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, जहाँ पे कंपैरिजन करके किया जाता था। सपोज कीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, और एक आप एम्प्लॉय है, तो हम दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होगा। हम दोनों को बिल्कुल एक जैसे हम लोग के ट्रेड्स हों, हम दोनों की चीज़ें एक ही जैसी हो, तो हम लोग के बीच में कंपैरिजन किया जाता था। तो वे कंपैरिजन करके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लिए जाते थे। भाई जो पॉजिटिव है वो ऊपर की रैंकिंग पर गया, जो नेगेटिव वो नीचे की रैंकिंग पर गया। और जो है तो इस तरह से जो है कंपैरिजन करके इसमें रैंकिंग मेथड बेसिकली ये रैंकिंग की जाती थी। और इसकी रैंकिंग कैसे होगी, इसका एक फॉर्मूला होता था n(n-1/2). तो ये जो है ना, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो ये जो फॉर्मूला है ना, तो ये जो ये इसमें इम्प्लीमेंट होता था कि भाई इतने टाइम आपका कंपैरिजन किया जाएगा। आप सपोज करो ये जो n है ये बहुत बड़ा नंबर हो, तो पॉसिबल है, बहुत दिक्कत है ना, तो ये भी यहाँ पे फेल हो गया। फिर आया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को हम लोग इस फिगर से समझते हैं। आप इस फिगर में अगर देखोगे तो आप ये देखो, यहाँ पे ना आपको एक एम्प्लॉई है, तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में 5 स्केल दे दी गई, पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, एवरेज गुड और एक्सीलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या किया गया, आपको जो है बेसिकली आपको यहाँ पे मार्किंग देनी है एम्प्लॉय को। तो यानी कि आप इन्हीं 5 में से चूज कर सकते हो, आप उसके बारे में कुछ और नहीं लिख सकते।
तो ये तो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई थी कि भाई यहाँ पे वो बायसनेस नहीं कर सकता, या तो वो पुअर की कैटेगरी में, बिलो एवरेज की कैटेगरी में, इस तरह की कैटेगरी में वो बेसिकली जो है वो डाल देगा एम्प्लॉय को। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, क्या अगर वो किसी कैटेगरी में एम्प्लॉय को डाल रहा है जो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है, जो अप्रेजर है, तो अगर वो उन लोगों को डाल रहा है तो क्यों डाल रहा है, वो किसी कैटेगरी में क्यों एम्प्लॉय को मेंशन कर रहा है, मतलब वो उसको पुअर में अगर मेंशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको बिलो एवरेज में मेंशन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये इसकी जो है ड्रॉबैक थी। लेकिन इसमें आपकी बेसिकली बायसनेस कम हो गई थी इवैल्यूएटर की तरफ से, क्योंकि उसको इन्हीं पाँचों में देना था, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस कुछ नहीं लिख सकता था कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और ऐसे रिपोर्ट की तरह। तो ये चीज़ें थी, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी। और आपको एक चीज़ क्वेश्चन में और पूछ सकता है कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में ग्राफ का शेप क्या होता है, तो अब हमेशा कहोगी कि उसका शेप जो है वो बेल शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एवरेज परफॉर्मेंस में आपको इतना चीज़ें उनको मेंशन करना ही करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि वो बेल कर्व होता है। ठीक है, बेल शेप में होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल पे। तो ग्राफिक रेटिंग स्केल पे आप ये देख सकते हो, बेसिकली इसमें क्या था कि ये न्यूमेरिकल स्केल होता है जो इंडिकेट करता है डिफरेंट डिग्री पर्टिकुलर ट्रेड की। जैसे हम लोग यहाँ पर्टिकुलर ट्रेड बात करते हैं, अटेंशन टू डिटेल, नॉलेज, टीम वर्क, इनिशिएटिव और क्रिएटिव। तो ये पर्टिकुलर ट्रेड्स हैं, इनकी डिग्रीज डिसाइड हो गई, एक्सट्रीमली पुअर, बैड, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट। अगर आपको किसी से पूछे कि मान लीजिए ये ट्रेड है नॉलेज, तो आप उससे पूछा जाए कि ये एम्प्लॉय का जो नॉलेज है इसको आप कौन सी डिग्री में रखना चाहोगे, तो आप एवरेज रखते हो, गुड रख सकते हो, एक्सीलेंट रख सकते हो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो बेसिकली ग्राफिक रेटिंग स्केल इस तरह से वर्क करता था। ठीक है, और जो है ये इसमें मार्किंग दे दी जाती थी, एक्सट्रीमली पुअर को 0, बैड को 1, एवरेज को 2, गुड को 3, इस तरह से मार्किंग दे दी जाती थी। तो ये आपका बेसिकली टेबुलेशन होता है। ठीक है, टेबल्स बना करके स्कोरिंग की जाती है, एम्प्लॉयज़ का टोटल स्कोर जो है बेसिकली निकाल दिए जाते हैं। आप सपोज कीजिए कोई एम्प्लॉय जो है वो जो है डिटेल में जो है अटेंशन बहुत ज़्यादा उसका नहीं है, लेकिन उसका इनिशिएटिव बहुत है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत है, तो वहाँ पे उसको अच्छा मार्क्स मिल गया, यहाँ पे निगेटिव हो गया। तो एक बैलेंस बना के बेसिकली एम्प्लॉयज़ के बीच में चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई एम्प्लॉय बिल्कुल जो है आप इसी बेसिस पे छाट दो कि नहीं उसका एक ट्रेड बहुत ख़राब है। यहाँ पे आपके सारी ट्रेड को कंपेयर किया जाता है, तो ये थोड़ा इसका बेनिफिट था बाकी चीज़ों के मुकाबले। तो ये आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल है। नेक्स्ट आते हैं चेकलिस्ट मेथड पे। तो चेकलिस्ट मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, इसमें एक स्टेटमेंट रहते हैं, जैसे आप फॉर्म्स भरते हो ना तो हम लोग चेक नहीं लगाते उसमें, तो सेम चीज़ यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपको एक जो है स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है बेसिकली, तो उनको एम्प्लॉयज़ के बारे में उसमें चेकलिस्ट जो है वो बेसिकली डालनी पड़ती थी। अब ये थोड़ा जो है कि ये टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे स्टेटमेंट पढ़ना होता था और थोड़ा एक्सपेंसिव मेथड था। लेकिन इसमें एक चीज़ ये अच्छी थी कि भाई आपने को है एक पर्टिकुलर आपको एक चीज़ में बांध दिया गया, आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते एम्प्लॉय के बारे में। तो ये अच्छी भी बुरी भी थी, क्योंकि अगर आपको एम्प्लॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करना है तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप एम्प्लॉय के साथ बायसनेस भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें चेकलिस्ट मेथड की बेसिकली काफ़ी अच्छी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड पे। अब क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड बेसिकली क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको याद होगा कि हम लोग स्कूल कॉलेज में जब थे तो वहाँ पे कभी हम लोग से कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता था जिससे हमेशा टीचर के सामने कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी, और हम लोग को पता होता था कि भाई वो स्टूडेंट अच्छा है लेकिन टीचर के सामने वो बुरा बन चुका था। ठीक है, तो सेम चीज़ें यहाँ ऑफिस में काम करती है। अगर हम लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो हर बार आपको नोटिस करता रहता है पर्टिकुलर सिचुएशन में, और ऐसा हो सकता है कि आपको जो है आप उसके सामने जो भी चीज़ें सही गलत करते हो वो उस चीज़ को नोट करता जाता है, और उसी बेसिस पे आपका जो है अप्रेजल करता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा टीचर के सामने गलती हो जाती थी। तो अगर ऐसा आपके केस में भी होता है कि अगर आपको भी गलती हमेशा सुपरवाइजर के सामने हो जाती है, ऐसे आप बहुत अच्छा करते हो, तो आपका इंप्रेशन पूरा नेगेटिव चला जाएगा। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत थी क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की। अदरवाइज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड अच्छा था, बिकॉज ये जो है आपका जो एम्प्लॉयर था वो बेसिकली वही नोटिस करता था कि भाई आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हो। आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर था कि आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हो, ये सारी चीज़ें वही नोटिस करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और आपका ग्रुप अप्रेजल मेथड भी। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपकी जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है दूसरों के टर्म्स में।
अगर आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो तो आपको कंपेयर कर उसके अंदर में करते हैं कि हाँ ठीक है, आप ग्रुप के साथ कैसे हो, ठीक है। ये भी आपका सेम है कि आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र जो है इसमें इमीडिएट सुपरवाइज़र होता है ग्रुप में, और साथ ही साथ आपके बेसिकली सॉरी जैसे सेकेंड, ये जो ग्रुप अप्रेजल मेथड है ना, बेसिकली इसमें क्या करते हैं, ये इसमें ग्रुप जो है आपका डिसाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, आपके कुछ और सीनियर्स होते हैं जो सेम डेजिग्नेशन पे होते हैं आपके सुपरवाइजर के, और जिनसे आपका बेसिकली इंट्रैक्शन होता है। तो ये सारे लोग आपके होते हैं, ये ग्रुप बना दी जाते हैं, ये मिल के आपका अप्रेजल करते हैं। तो इसमें आपकी एक चीज़ अच्छी ये होती है कि इसमें बायसनेस खत्म हो जाती है, बिकॉज कम हो जाती है, बिकॉज अगर आपको एक सुपरवाइज़र कुछ कम दे भी खुन्नस में, आपसे प्रॉब्लम हो उसको, लेकिन दूसरे सुपरवाइजर्स जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे। तो जो ग्रुप अप्रेजल मेथड था कहीं ना कहीं बेनिफिशियल था इन सब के मुकाबले। अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो ग्रुप अप्रेजल मेथड जो है थोड़ा बेटर था, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये थी कि एम्प्लॉय के बीच में क्या करते थे, ये थोड़ा सा एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और एम्प्लॉय के बीच में इतने सारे लोग भाई जिसको देख रहे हो, जिसको इवैल्यूएट कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस तो डालेगा ही डालेगा। तो ये जो सारी चीज़ें थी वो ग्रुप अप्रेजल मेथड के बारे में थी। नेक्स्ट बात करते हैं फील्ड रिव्यू मेथड में। तो इसमें एक एक्सपर्ट हायर किया जाता है, उसको जो है सुपरवाइज़र को हायर किया जाता है, फिर उसको भेजा जाता है जो है जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ पे भेजा जाता है, और फिर वो वहाँ जाके के उनके जो है उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और उनकी चीज़ों को नोट डाउन करता है। तो जो चीज़ें उसको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, और उस अकॉर्डिंगली जो है वो जो उनके अप्रेजल करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका भी एक तरह से क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड की तरह ही हुआ। यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है, चीज़ों को नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं वहीं पर जाके सुपरवाइजर ही सारी चीज़ें देखता है कि भाई वो कैसा काम कर रहे हैं, किस चीज़ में वो अच्छे हैं, किस चीज़ में उनकी वीकनेस है, प्रमोशन के लिए क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनकी कैपेसिटी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली फील्ड रिव्यू मेथड में होती थी। इसको फील्ड रिव्यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सुपरवाइजर को जाना पड़ता है वर्कमैन की काम करने वाली जगह पर। तो ये जो है आपका टोटल था बेसिकली, ये जो आपका टोटल है आपका ट्रेडिशनल मेथड का, राइट। तो आपका ये चीज़ें अभी ओवर हो गई परफॉर्मेंस अप्रेजल की। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न मेथड की। तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहले आपका असेसमेंट सेंटर आया था। यहाँ पे असेसमेंट सेंटर रहता है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है, वहाँ पे कई तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं, एनबायोस्केड एक्सरसाइज होती है, अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं, और रोल प्लेइंग होती है। ये सारी चीज़ें कराते हैं और फिर एम्प्लॉय की जो चीज़ों को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उनको उसके हिसाब से अप्रेजल देते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हुई कि हमने एक एम्प्लॉय के सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख दी और हमने उसको उसके बेसिस पे इवैल्यूएट कर लिया कि भाई वो उस सिचुएशन में कैसे काम करेगा, ठीक है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग ने एम्प्लॉय को यहाँ पे रियल टर्म में नहीं मेज़र किया, इवैल्यूएट उनको नहीं किया उनकी परफॉर्मेंस को, लेकिन इसमें भी आपकी बायसनेस कम थी, ठीक है। तो ये आपने एम्प्लॉय को फेयर चांस दिया अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो ये चीज़ें आपकी अच्छी थी असेसमेंट सेंटर मेथड की। फिर नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड क्या, जैसे ऑर्गेनाइजेशन मानता था भाई, जब हमारे चीज़ों का इवोल्यूशन हुआ, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने ह्यूमन रिसोर्स को एसेट मानना शुरू कर दिया। और जब हम लोग को एसेट मान रहे तो भाई हम लोग उनकी बैलेंस शीट बना के रखेंगे। तो हम लोग उनको बनाते हैं कि उनकी हायरिंग में कितना उनके ऊपर खर्च हुआ, बाकी उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट में उनके ऊपर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं, और फिर हम लोग ये देखते हैं कि उनसे हमें कितनी प्रोडक्टिविटी मिली, ठीक है, उनसे हमें कितनी सेल मिली, सारी चीज़ें मिली, और हम लोग उसको कंपेयर करते हैं। अगर हमें लगता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, ठीक है, हम लोग जो उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं उसके मुकाबले वो हमें कई ज़्यादा रिजल्ट में दे रहा है, तो ये जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम लोग उसके हिसाब से उसका पॉजिटिव अप्रेजल करेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से उसको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। तो चलिए इसका भी हम लोग फिगर से इसको समझते हैं। ये देखिए, इसमें आपकी एक स्केल बना दी गई 1 2 3 4 5 6 करके इसकी रेटिंग कर दी गई, और अब ऐसे बना गया कि ऐसे देख, इसमें जो है कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए गए, जैसे लीव द जॉब टू अवॉइड हैविंग टू कंप्लीट अनप्लीजेंट टास्क, ठीक है, बीच में अगर काम छोड़ देता है, निगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, तो उसकी जो रेटिंग है 1 और 2 करनी है। इसी तरह से अगर जो है ब्रिंग द सिचुएशन टू अ सुपीरियर टेंशन, अगर एवरेज उसके काम है, ठीक है, रिलेंटली कैरीज आउट द टास्क विद ओकेजनल कंप्लेंट्स, तो ये जो सारी चीज़ें अगर ऐसा केस होता है तो उसको रेटिंग देनी है 3 4 5, ठीक है।
फिर आपका आता है अगर उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, ठीक है, कि बिना किसी कंप्लेन के काम किया, पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया, इफेक्टिवली काम किया, तो उसकी रेटिंग हम लोग को 6 और 7 देनी है, डिपेंड करता है कि उसने कैसा काम किया। अब हम लोग ने 3 इंसिडेंट देखे, फेल्स टू मीट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम लोग उसको 1 या 2 रेटिंग देंगे। मीट एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस तो 3, 4, 5 में रेटिंग देंगे। एक्सीड एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, हमने ये 3 चीज़ें उसके बारे में नोटिस की, अलग अलग लोगों के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, या सब 3 सिचुएशन लेके चल सकते हैं कि अगर तीनों में कोई सिचुएशन होती है तो फिर हम लोग उसको क्या रेटिंग दे रहे हैं। तो मतलब ये तीनों आपकी कैटेगरीज हो गई, इसमें आपको ये मार्क्स देने, और ये जो है उन्होंने काम किया तो आपने उस ग्रुपिंग में उसको रख करके वो रेटिंग जो है प्रोवाइड कर दी गई, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इसमें किया जाता था, इसमें आपके बिहेवियर को, ये आपका बिहेवियर है, ये आपकी रेटिंग है, ठीक है। तो आपके बिहेवियर को रेटिंग दी जाती थी, तो ये रेटिंग किस बेसिस पे होती थी? इस रेटिंग का पहले से ही क्राइटेरिया सेट होता था कि अगर आप ऐसा काम करोगे तब आपको ये रेटिंग दी जाएगी। तो ये आपका जो है बात सिस्टम में बेसिकली बिहेवियर एंकर्ड रेटिंग स्किल सिस्टम में होता था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि पीटर ड्रकर ने दिया था 1954 में। अब भाई देख लो, मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपके मैनेजमेंट गुरु माने जाते हैं वो, तो आपको उनके बारे में जो है बेसिकली याद रखना है, ठीक है ना। और इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का दिया था कि जिसमें क्या है कि जो आपका सुपरवाइजर है वो आपके साथ मिलकर आपके लिए गोल डिसाइड करता है, आपको क्या अचीव करना है, और आपकी परफॉर्मेंस को उसी बेसिस पे जो है वो जो है इवैल्यूएट करता है, और वो आपकी हेल्प भी करता है। मतलब वो बेसिकली ये एक सबसे इफेक्टिव तरीका है और ऑपरेशनल टेक्निक है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, बिकॉज आपको एक फेयर चांस मिलता है, आपको आपका सुपरवाइजर देखता है कि आप क्या अचीव कर सकते हो, उसके हिसाब से वो आपका ऑब्जेक्टिव सेट करता है और फिर आपको इवैल्यूएट करता है, ठीक है। तो ये पीटर ड्रकर के दिया था 1954 में मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये आपको चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी कि जैसे माना जाता था कि बिना सुपरवाइजर के सपोर्ट के एम्प्लॉय को सक्सेसफुल होना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो ज़रूरी है। मतलब इसमें जो आपका ओवरऑल सुपरवाइजर है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आता है 360 डिग्री अप्रेजल, जो कि आपका प्रोफेसर टीवी राव ने दिया था। तो प्रोफेसर टीवी राव ने 360 डिग्री अप्रेजल दिया था। अब ये बाकी चीज़ों से थोड़ा हटके था, क्योंकि बाकी चीज़ों में आपकी कुछ चीज़ें जो है मेंशन की गई, लेकिन 360 डिग्री में आपका ओवरऑल जो आपका पूरा सराउंडिंग है, जो भी स्टेक होल्डर आपकी लाइफ मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि आपके कस्टमर हैं, आपके सुपीरियर्स हैं, पीयर्स हैं, टीम मेंबर्स हैं, सब ऑर्डिनेट्स हैं, इन सबसे आपका रिव्यू लिया जाता था। और इन सारी चीज़ों सबसे रिव्यू लेने के बाद आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। भाई अगर कोई एक ने आपके बारे में गलत कहा, कोई तो सही बोलेगा, तो ये बायसनेस थोड़ा सा कम हो गया, बायसनेस कम हो गया, एक फेयर चांस सबको मिल रहा है, बिकॉज सबके पॉइंट ऑफ व्यू से दिखना है ना कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपकी बुराई करें अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो, लेकिन कस्टमर तो आपकी तारीफ करेगा ना उस केस में। और अगर कस्टमर हो सकता है आपके यहाँ पे बहुत फ्रेंडली रिलेशन है तो सबने आपकी तारीफ कर दी, लेकिन कस्टमर बता रहा है भाई आपको काम अच्छे से नहीं करते हो, आपके बहुत रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दे रहा, तो आपको ओवरऑल आपको जो है इवैल्यूएट करने में हेल्प मिलती थी मैनेजमेंट को। तो ये जो है ओवरऑल आपका एक मेथड से सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के, इसमें कुछ मेथड्स आपको याद रखने, स्पेशली जैसे असेसमेंट सेंटर मेथड की जो चीज़ें होती है, क्या क्या वहाँ पे होती है, अलग अलग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड, जहाँ पे एम्प्लॉय को एसेट माना जाता था। फिर आपका आता है MBO यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो ये जो है पीटर ड्रकर ने 1954 में दिया था, जिसमें टॉप मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में। इसमें एक जो है म्यूचुअल गोल सेट किया जाता है, उसको अचीव किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है। 360 डिग्री अप्रेजल जो कि टीवी राव ने दिया था, प्रोफेसर टीवी राव ने। तो ये आपको जो है बेसिकली याद रखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी आपको ये जो है ये सब आपका ओवर हो गया मेथड परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आई, या कोई प्रॉब्लम है, या कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और लाइक बटन को हिट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर अपकमिंग टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की और सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।